दोस्तों टारगेट स्टडी है क्योंकि आज की इस शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सभी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर टोक्यो ओलंपिक्स पर वीडियो बना दीजिए, तो आपके लिए टोक्यो ओलंपिक्स पर वीडियो थोड़ा सा लेट से दे रहा हूं, लेकिन आपसे ये वादा करता हूं कि ये एक ऐसा वीडियो होगा कि इसको अगर आपने पूरा देख लिया, भले ही थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन जिसने भी इस पूरे वीडियो को देख लिया उसका टोक्यो ओलंपिक्स 2021 से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि मैंने छोड़ा हो। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे लगभग सभी को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टारगेट स्टडी IQ, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओलंपिक्स 2021। ठीक है, कंप्लीट नोट्स होंगे, कोई भी पॉइंट यहाँ पर मिसिंग नहीं होगा। और एग्ज़ाम में आजकल जो पूछा जाता है सिर्फ वही चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं। और वर्ष 2021 का या 22 का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चंस ना पूछे जाएं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, इसका फ़ोटो देख लो जिसमें कि आपको ये रिंग्स दिख रहे हैं, जिसमें कि अलग अलग गेम्स दिख रहे हैं। और इस बार नीरज चोपड़ा ने कमाल ही कर दिया है, इस वजह से इनके कवर फ़ोटो में मैंने सबसे ऊपर इनका फ़ोटो रखा है, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने दी है। शुरू करते हैं सबसे अच्छे पहले टॉपिक से। यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि किसी भी वर्ष जब ओलंपिक होता है तो उससे रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला तो इस स्पोर्ट से रिलेटेड स्टैटिक वाला पार्ट पूछा जाता है, और दूसरा रिसेंट में जो ओलंपिक्स हुए हैं उससे रिलेटेड जो मेडल्स वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। पिछले कई वर्षों से देखा गया है ऐसा कि जो टोक्यो ओलंपिक्स से जो स्टैटिक वाला पार्ट है ये बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि स्टैटिक वाला पार्ट पुराना हो चुका होता है। जो रिसेंट में एक्टिविटीज़ हुई हैं वो वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में स्टैटिक वाला पार्ट नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे इसके जो करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस हैं सिर्फ उनको करेंगे। उसमें भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उसमें भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा वो वाले प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें कि किसी इंडियन एथलीट ने अगर कोई मेडल जीता है तो इंडियन एथलीट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। किसी विदेशी एथलीट ने अगर कोई गोल्ड जीता है, ब्रोंज जीता है, उससे हमको कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उससे हमें ज़्यादा मतलब भी नहीं है। हमें सिर्फ इंडिया पर फोकस करना है और वही क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या बनेगा कि वर्ष 2020 के ओलंपिक किस देश में आयोजित किया गया है। तो वर्ष 2020 का जो ओलंपिक है इसको जापान की कैपिटल टोक्यो में आयोजित किया गया है। तो जापान देश में इसको आयोजित किया गया है और जापान की कैपिटल जो है टोक्यो, उसमें आयोजित किया गया है। इसी वजह से आपने देखा होगा हर जगह एक टर्म यूज़ कर रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक, क्योंकि इसको टोक्यो, जापान के टोक्यो शहर में आयोजित किया गया है। इस वजह से इसको टोक्यो ओलंपिक्स के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का मोटो क्या है? तो इसका जो ऑफिशियल मोटो है वो है यूनाइटेड बाई इमोशन। तो यूनाइटेड बाई इमोशन इसका मोटो है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि वैसे तो इस ओलंपिक को 2020 में आयोजित किया जाना था, आप समझना 2021 में आयोजित किया जा रहा है, और नाम इसका है टोक्यो ओलंपिक 2020, क्योंकि पहले इसको वर्ष 2020 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड की वजह से 2020 में ना आयोजित होकर इसको वर्ष 2021 में आयोजित किया गया है, जिस वजह से इसका नाम जो है वो है टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो ये कब से कब तक आयोजित किया गया है? तो इसको 23 जुलाई से शुरू हो गया था और 8 अगस्त तक इसको आयोजित किया गया। 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक इसको खेला गया है। इसमें से इसके ख़त्म होने के सिर्फ एक दिन पहले, यानी कि 7 अगस्त को भारत के नीरज चोपड़ा ने एक गोल्ड मेडल जीता था, और शायद ही कोई ऐसा हिंदुस्तानी होगा जिसने उस वीडियो को ना देखा हो या फिर जो इसका वेट ना कर रहा हो। आगे चलते हैं। अब देखो, आपको पता होगा टोक्यो, ये जो ओलंपिक खेल है ये हर 4 साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं।
तो चूंकि इस बार इसको 2020 में होना था, तो 20 से अगले 4 साल बाद यानी कि अगली बार 2024 में होगा और इससे पहले 2016 में आयोजित किया गया होगा। तो एग्ज़ाम में ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ 2016 यानी कि पिछले 4 साल पहले जब इसको आयोजित किया गया था, तब इसको कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो वर्ष 2016 के समर ओलंपिक्स कहाँ पर आयोजित किए गए थे? आंसर हो जाएगा पिछले वर्ष इसको ब्राज़ील के रियो में आयोजित किया गया था। अब ये भी तो पूछा जा सकता है कि अगले बार यानी कि 2024 के जो समर ओलंपिक्स हैं वो कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। तो 2024 में जो ओलंपिक्स होंगे ये फ्रांस के पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। तभी आपने अगर बजरंग पूनिया का स्टेटमेंट देखा होगा, तो बजरंग पूनिया एक वीडियो में बोल रहे थे कि दोस्तों मुझसे गलती हो गई, मेरे भारतवासियों मुझसे गलती हो गई, इस बार मैं ब्रोंज मेडल जीता हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पेरिस में मैं गोल्ड मेडल लेकर आऊँ। तो पेरिस का मतलब है वो बोल रहे हैं कि अगली बार जब ये खेल होंगे 2024 में, तब मैं उसमें गोल्ड मेडल जीत कर लाऊँगा। तो इन सब चीज़ों से भी आपको चीज़ें याद रहती हैं। अब एक चीज़ और समझना कि इसमें एक टर्म यूज़ हुआ है समर ओलंपिक्स। तो देखो ओलंपिक खेल जो होते हैं ये हमारे 2 सीज़न में होते हैं। जो ओलंपिक खेल होते हैं 2 सीज़न में होते हैं। एक होता है जो समर में होता है और एक होता है विंटर ओलंपिक्स। ठीक है, तो समर वाला ओलंपिक्स ये अपने हर 4 साल के अंतराल में होता है और विंटर वाला ओलंपिक्स है ये अपने हर 4 साल के अंतराल में होता है। यानी कि अभी 2016 फिर 20 फिर 24 इस तरीके से ये चलता जाता है। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो 2024 की जो समर ओलंपिक्स हैं ये मैंने आपको बताया फ्रांस के पेरिस में आयोजित किए जाने हैं। और वर्ष 2024 की जो विंटर ओलंपिक्स हैं, देखो समर अलग होते हैं विंटर अलग होते हैं, ये कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो इसको चाइना के बीजिंग शहर में इसको विंटर्स में आयोजित किया जाएगा। तो अब हमें ये पता चल गया कि कहाँ पर आयोजित किया गया, कैसे आयोजित किया, ये सब हो गया। अब बात आती है कि भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। तो भारत ने इस बार सबसे ज़्यादा, अभी तक के इतिहास में उसका सबसे ज़्यादा जो मेडल है 7 मेडल भारत ने जीते हैं, जिसमें कि 1 गोल्ड हो गया, 2 सिल्वर हो गए और 4 ब्रोंज हो गए। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल भारत ने जीते हैं। कुल मिलाकर भारत ने 7 मेडल जीते हैं। अभी तक के इतिहास में ये भारत का सबसे अच्छा प्रयास था। सबसे ज़्यादा मेडल अभी तक 7 जीते हैं। इससे पहले भारत ने रियो ओलंपिक्स में पिछली बार 6 मेडल जीते थे और उससे एक ज़्यादा इस बार भारत ने 7 मेडल जीते हैं। फिर क्वेश्चन बनेगा कि भारत की इसमें रैंक कौन सी बनी है। तो भारत की इसमें रैंक बनी है 48। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत टॉप 50 देशों की लिस्ट में आ गया है। भारत की इसमें रैंक आई है 48। किस देश को इस ओलंपिक में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहले स्थान पर रहा है अमेरिका। हालांकि चाइना ने बहुत कोशिश करी, चाइना इस पर डोमिनेट करना चाहता था, लेकिन अमेरिका को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को बंद मत करना, क्योंकि पूरा वीडियो देख लिया तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। नोट, एक पॉइंट आपको याद रखना है, अमेरिका को पहला स्थान मिला है। तो अमेरिका ने कुल कितने मेडल जीते हैं? अमेरिका ने कुल 113 मेडल जीतने के साथ में अमेरिका पहले स्थान पर आता है। अब एक हम लोग लिस्ट देखने वाले हैं कि भारत और अन्य देशों की रैंक टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कितनी रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया की रैंक आई है 48 और इंडिया ने कितने गोल्ड जीते हैं? 1 गोल्ड जीता है। कितने सिल्वर जीते हैं? 2 सिल्वर जीते हैं। ब्रोंज कितने जीते हैं? 4 ब्रोंज मेडल जीते हैं। कुल मिलाकर भारत ने 7 मेडल जीते हैं। फिर आ जाता है अमेरिका। अमेरिका पहले स्थान पर आया है। अमेरिका ने कुल मिलाकर 39 गोल्ड मेडल जीते हैं, 41 सिल्वर मेडल जीते हैं, 33 ब्रोंज जीते हैं। कुल मिलाकर 113 मेडल अमेरिका ने जीते हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है चाइना। चाइना दूसरे स्थान पर है, जिसने 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रोंज मेडल के साथ में 88 मेडल कुल जीतने में कामयाब हुआ है। फिर फाइनली आ जाता है तीसरे नंबर पर जापान। जापान ने इस बार 27 गोल्ड, 14 सिल्वर, 17 ब्रोंज और कुल मिलाकर 58 मेडल यहाँ पर जीते हैं। एक चीज़ याद रखना, जिस भी देश ने गोल्ड ज़्यादा जीता होगा उसको रैंकिंग लिस्ट में आगे रखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इंडिया ने जो 7 गोल्ड मेडल जीते हैं उन खिलाड़ियों के नाम, किस कैटेगरी में जीता है और वो कौन से खेल से संबंधित है। ये सब कुछ एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो भारत द्वारा जीते गए कुल मेडलों की लिस्ट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो हम क्या देखेंगे, जो हमारा नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो ये जेवलिंग थ्रो से, भाला फेंक खेल से संबंधित है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन, मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है, तो मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। फिर क्वेश्चन बन जाएगा कि कितने किलोग्राम कैटेगरी में जीता है, तो उन्होंने 49 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, तो ये एक वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है। रवि कुमार दाहिया ने कौन सा मेडल जीता है, तो इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है। ये कौन से खेल से संबंधित है, ये एक रेसलर हैं, रेसलिंग खेल से संबंधित है। कितने किलोग्राम में जीता है, तो रवि कुमार दाहिया ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में इसको जीता है। फिर आ जाता है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता है, उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। कौन से खेल से संबंधित है, पीवी सिंधु बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। पीवी सिंधु ने विमेंस सिंगल के इवेंट में इस ब्रोंज मेडल को जीता है। उसके बाद में आ जाता है लोवलीना बोरगोहिम। तो लोवलीना ने ब्रोंज मेडल जीता है। कौन से खेल में जीता है, बॉक्सिंग में जीता है। ये विमेंस वेट लिफ्टिंग में 64 से 69 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। फिर आ जाता है इंडिया की जो मेंस हॉकी टीम है उसने ब्रोंज मेडल जीता है। किस खेल में, हॉकी, जाहिर सी बात है, मेंस टूर्नामेंट में इसको जीता है। बजरंग पूनिया ने कौन सा अवार्ड जीता है, उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। कितने किलोग्राम में, 65 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है। और कौन से खेल में, उन्होंने रेसलिंग में इसको जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो धीरे धीरे हम लोग सब कुछ कवर करते चल रहे हैं, मन में आपके कोई डाउट नहीं होगा। सारे क्वेश्चंस में बड़ी सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ, आपको याद करने में आसानी होगी। इसका पीडीएफ ज़रूर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लेना। टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे टारगेट स्टडी IQ, या फिर आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लेना। अब क्वेश्चन बनेगा, वर्ष 2020 टोक्यो ओलंपिक्स का आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका जो हर साल का जो आदर्श वाक्य होता है उनमें से इसका आदर्श वाक्य है ऑप्शन नंबर बी, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसके आदर्श वाक्य में चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया है वो समझते हैं। इस बार पहली बार एक नया शब्द जोड़ा गया है जिसका नाम है टुगेदर। अभी तक जो इसका आदर्श वाक्य होता था, पहले ये देखो, इस बार का इसका जो आदर्श वाक्य है वो है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। ये इसका आदर्श वाक्य है। अब इसमें देखिए, इससे पहले जो इनका आदर्श वाक्य हुआ करता था वो था फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। पहले ये हुआ करता था, लेकिन 20 जुलाई 2021 को इसमें एक नया शब्द जोड़ा गया, टुगेदर। टुगेदर शब्द को हाल ही में जोड़ा गया है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस बार इनके मोटो आदर्श वाक्य में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया है, तो टुगेदर को जोड़ा गया है। आगे चलते हैं, टोक्यो पैरालंपिक्स। देखो, टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में जो दिव्यांग लोगों का ओलंपिक्स होता है उसको भी आयोजित किया जाना है। तो टोक्यो ओलंपिक्स पैरालंपिक्स खेलों के लिए भारत की तरफ से ध्वजवाहक किसे चुना गया है, तो इसके लिए मरियप्पन थंगावेलु को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मरियप्पन थंगावेलु को, जो पैरालंपिक्स खेल होंगे उसके लिए भारतीय टीम का ध्वजवाहक चुना गया है। ये एक पैरा हाई जंपर है, मरियप्पन थंगावेलु, जो कि चर्चा में चल रहे हैं, किस खेल से संबंधित है, ये एक पैरा हाई जंपर हैं। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। आगे चलते हैं, ये जो टोक्यो में पैरालंपिक्स खेल हैं ये 24 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित किए जाने हैं। क्वेश्चन बनेगा, कौन सी महिला तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बन गई है। तो भारत की तरफ से अभी तक कोई भी फीमेल तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। जस्ट ओलंपिक शुरू होने से पहले माना पटेल पहली भारतीय महिला बनी है जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई जिन्होंने
किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ओलंपिक शुरू होने से पहले माना पटेल पहली ऐसी महिला बनी थी मात्र 21 साल में जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था। हालांकि ये कोई भी मेडल वहाँ पर जीत नहीं पाई। 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो भारतीय दल का जो ध्वजवाहक था वो एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय टीम का जो ध्वजवाहक होगा वो एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह को चुना गया है। इस बार 2 ध्वजवाहक चुने गए हैं, नॉर्मली एक चुना जाता है क्योंकि इस बार भारत जेंडर इक्वलिटी पर वर्क कर रहा है, वो इस वजह से एक मेल और एक फीमेल को इसके लिए चुना गया है। मनप्रीत सिंह इस समय भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 अगस्त को जब ये इवेंट समाप्त होगा तो बजरंग पूनिया को 8 अगस्त 2021 को समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पूनिया ने भारत का ध्वजवाहक की भूमिका निभाई है। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा, वर्ष 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लेने वाले भारतीय दल के लिए चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे, चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे गीत किसने गाया है? तो आंसर हो जाएगा इंडिया के लिए अनन्या बिरला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनन्या बिरला ने चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे नाम से इस गीत को गाया है। आप देख सकते हैं टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया को सपोर्ट करने के लिए #चीयर फॉर इंडिया इसको गाया है अनन्या बिरला ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक के जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो यहाँ पर पहली बार भारतीय जज जिसका नाम है दीपक काबरा। ये सौभाग्य की बात है कि ओलंपिक्स में जो जिम्नास्टिक का गेम होगा उसमें जजेस के फॉर्म में भारत के दीपक काबरा को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीपक काबरा का फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिनको वहाँ पर चुना गया है। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के दौरान प्रदान किए जाने वाले ओलंपिक्स लॉरेल के लिए किसे चुना गया है? तो ओलंपिक्स लॉरेल के लिए बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ओलंपिक्स लॉरेल के लिए मोहम्मद यूनिस को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद यूनिस का फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं और नोबेल का शांति पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया जा चुका है। पिछले कई वर्षों से ये खेल के माध्यम से संस्कृति, शिक्षा, शांति और विकास कार्यों में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस देश को वर्ष 2032 में होने वाले ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स खेलों के लिए आयोजन का अधिकार प्राप्त किया गया है? तो आपको पता होगा किसी भी देश में जो ओलंपिक होता है वो 10 साल पहले से ही डिसाइड हो जाता है, सो दैट 10 साल का समय लग जाता है उस देश को ओलंपिक कराने के योग्य बनाने के लिए। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश को अगले 10 साल बाद होने वाला 2032 का जो ओलंपिक खेल है उसकी मेजबानी का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 2032 का जो ओलंपिक है ये इसके लिए इसको चुना गया है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिस्बेन ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स 2032 में इसको आयोजित किया जाना है। क्वेश्चन बनेगा टोक्यो ओलंपिक्स में मीराबाई चानू ने कितने किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक जीता है? तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम 49 kg कैटेगरी में ये सिल्वर मेडल जीता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन मीराबाई चानू का फ़ोटो देख सकते हैं जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी वो बनी हैं। 49 किलोग्राम कैटेगरी में कुल 202 किलोग्राम भार उठाने के साथ में उन्होंने इस पदक को जीता है। अगर हम लोग वेट लिफ्टिंग की बात करें तो इस बार देखो वेट लिफ्टिंग की बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी के बाद में ये दूसरी भारतीय महिला हैं जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में कोई अवार्ड जीता है। आगे चलते हैं।
किस देश की खिलाड़ी यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो दूसरे देश के खिलाड़ियों का ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहला जो उस पूरे इवेंट का जो पहला गोल्ड मेडल है वो चाइना देश की यांग क्वियान ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यांग क्वियान, जिन्होंने पूरे ओलंपिक्स 2020 का पहला गोल्ड जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अमेरिका में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ओलंपिक्स में पहली बार शामिल हुआ ये जो स्केटबोर्ड गेम है दोस्तों, इसको ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया है। ठीक है, फर्स्ट टाइम। समझते हुए चलना ये जो स्केटबोर्ड प्रतिस्पर्धा है इसको ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया था, जिसमें 13 साल की एक जापानी छात्रा है, उसने इसको जीत लिया, इसमें गोल्ड मेडल जीता है। उसका नाम है निशिया मोमोजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निशिया मोमोजी नाम से 13 साल की जो लड़की है जापान की, उसने पहली बार ओलंपिक में शामिल किए गए स्केटबोर्ड प्रतिस्पर्धा में गोल्ड जीता है। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि ओलंपिक के इतिहास में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली लड़की यही बनी है, निशिया मोमोजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निशिया मोमोजी का फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ेंगे। नोट यहाँ पर है कि इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक्स में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से? कराटे को पहली बार शामिल किया गया है, स्केटबोर्ड को पहली बार शामिल किया गया है, सर्फिंग को पहली बार, सपोर्ट क्लाइंबिंग को पहली बार शामिल किया गया है। साथ ही साथ में 13 साल बाद बेसबॉल को एक बार फिर से टोक्यो ओलंपिक्स में शामिल कर लिया गया है। आगे चलते हैं। भारतीय पैरालंपिक दल कर दे कमाल तू थीम सॉन्ग के संगीतकार और गायक कौन है? तो भारतीय पैरालंपिक्स गेम जो होंगे उसके लिए जो थीम सॉन्ग है इसको गाया है संजीव सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस गाने को हाल ही में भारत के केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर के द्वारा इस गीत को हाल ही में जारी किया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा, रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है 57 किलोग्राम कैटेगरी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं रवि कुमार दहिया सिल्वर मेडल और 57 किलोग्राम में इसको जीता है। तो रवि कुमार दहिया का फोटो देख सकते हैं। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल के बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। कितने साल बाद जीता है? 41 साल बाद जीता है। कौन से देश को हराकर जीता है? जर्मनी को हराकर भारत ने कांस्य पदक जीता है। कॉन्ग्रेचुलेसन इंडियन मेंस हॉकी टीम, जिन्होंने 41 साल के बाद में कांस्य पदक जीता है इस ओलंपिक में। भारत के लिए किस महिला मुक्केबाज ने अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है? तो पहली बार ही लवलीना बोरगोहेन जो है ये पहली बार ओलंपिक्स में शामिल हुई थी और अपने पहले ही ओलंपिक्स में इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लवलीना बोरगोहेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग 69 कैटेगरी में उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक्स में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा इस बार रवि कुमार दहिया ने यहाँ पर रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए कितने वर्ष बाद ओलंपिक मेडल जीता है? तो आपको बता चुका हूँ 41 वर्ष बाद इस मेडल को भारतीय हॉकी टीम ने जीता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया विंस मेडल आफ्टर 41 ईयर्स। चक दे इंडिया 1980 में सबसे लास्ट बार 1980 में भारत ने जीता था, उसके बाद से पहली बार इसने जीता है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा ब्रोंज मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बजरंग पूनिया ने ब्रोंज मेडल जीत लिया है। नीरज चोपड़ा ने
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइनली आ चुका है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा जेवलिंग थ्रो में कौन सा पदक जीता है। बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी लोग पहले से जानते हो कि नीरज चोपड़ा ने इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन नीरज, मेंस जेवलिंग थ्रो में उन्होंने जीता है। ये आप देख सकते हैं गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। उन्होंने कितने मीटर भाला फेंकर इस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। 87.58 मीटर का भाला फेंकर उन्होंने इसको जीता है। इनसे पहले किसी सिंगल व्यक्ति ने, अभिनव बिंद्रा ने, निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद में नीरज चोपड़ा दूसरे ऐसे व्यक्ति बने हैं जिन्होंने व्यक्तिगत कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। बाकी सभी लिस्ट को भी देख सकते हैं जिसने जिसने भी अवार्ड जीते हैं। किस राज्य सरकार ने हॉकी की खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य ने वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के द्वारा वर्ष के किस दिन को भाला फेंक दिवस घोषित करने की घोषणा करी गई है। तो आंसर हो जाएगा 7 अगस्त। आपको पता होगा 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था, जिसकी वजह से एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि अब हर साल 7 अगस्त को जेवलिंग थ्रो भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नीरज चोपड़ा आप देख सकते हैं AFI टू सेलिब्रेट अगस्त 7 एज नेशनल जेवलिंग डे, ठीक है, इसको मनाने की घोषणा करी है। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी वीडियोस बनाते रहें तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना ना भूलें।